बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राशिद इकबाल अवान और मैं आपका बायोलॉजी टीचर। आज की इस बायोलॉजी क्लास के इस लेक्चर्स में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डेटा ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेटा एनालिसिस। डेटा ऑर्गेनाइजेशंस और डेटा एनालिसिस क्या होता है? डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस। डेटा ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि डेटा को तरतीब देना, और एनालिसिस का मतलब होता है उसकी जांच पड़ताल करके और देन रिजल्ट को शाया कर देना होता है। चलें इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन है एंड डेटा एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स, जो सबसे अहम इकदामात होते हैं जो कि बायोलॉजिकल मेथड में इस्तेमाल होते हैं। जब तक हमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन या डाटा एनालिसिस नहीं आता तब तक हम बायोलॉजिक मैथड्स को यूज नहीं कर सकते, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बायोलॉजिक मेथड्स में सबसे पहले नंबर पर जो आता है बायोलॉजिक मेथड्स में वो होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन और देन उसके बाद आता है हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस, तो इन दोनों के लिए ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस के लिए जरूरी है कि हमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस आना चाहिए। अब देखते हैं जो डाटा है वो होता क्या है। व्हाट इज डाटा? बाज लोग इसको डेटा भी पढ़ते हैं, मायने नहीं रखता, बस आपको समझ आना ये सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपको बात की समझ कितनी आ रही है। डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन। डाटा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? इंफॉर्मेशन है। क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। सच एज नेम, नाम है, डेट्स हैं, वैल्यूज हैं, मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, जो कि ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात और तजर्बात से बनाई जाती है। डाटा क्या है? इंफॉर्मेशन है, जैसे कि नाम्स हो गए, डेट्स हो गई और वैल्यूज हो गई, जो कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से बनाए जाते हैं। जैसे कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं 150 पीपल्स पे। कितने पे? 150 पीपल्स पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि कितने को मलेरिया हुआ है कि नहीं। हमें पता चलता है कि उनमें से जो 50 हैं वो मलेरिया वाले हैं, और जो 100 हैं वो बिना मलेरिया के हैं। तो ये हमारे पास 50 पेशेंट लिख लेते हैं इनको, PATIENT पेशेंट, और यहाँ पे नॉर्मल लिख देते हैं। जो 100 है हमारे पास नॉर्मल है। तो ये एक्सपेरिमेंट से आने वाली दो वैल्यूज है 100 एंड 50। ये दो वैल्यूज किससे आई हमारे पास? एक्सपेरिमेंट से। तो ये भी हमारे पास डाटा आ गया। नेक्स्ट, अब डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कि हमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्यों पढ़ना जरूरी है। इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट and then to test hypothesis, scientists collect and organize data. Formulate and then test hypothesis, किसी भी hypothesis को टेस्ट करने और उसको बनाने में हमें डेटा ऑर्गेनाइज की जरूरत होती है, हमें डेटा की जरूरत होती है। प्रायर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने में, परफॉर्म करने में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब द डेटा कलेक्टिंग मेथड। एक साइंटिस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बताएगा कि उसने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया। मिसाल के तौर पर हमारे पास अब जो हाल ही में पैंडेमिक है, आउटब्रेक है, कोरोना वायरस, जिसे कोविड 219 का नाम दिया गया है 2019 का। तो इसके लिए साइंसदान अगर तजर्बे करते हैं, जो थ्योरीज बनाते हैं, सॉरी हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो उनके लिए उन्हें बताना होगा कि उन्होंने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है। इट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये क्या करता है? इंश्योर्स करता है, हमें यकीन दिलाता है कि क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट कैसी है, मतलब एक्सपेरिमेंट की जो क्वालिटी है उसकी, जो कितना अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है। डेटा इज ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फॉर्मेट। हम डेटा को मुख्तलिफ अशकाल में तरतीब दे सकते हैं, लाइक ग्राफ, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैथ्स एंड डायग्राम्स। अब डेटा एनालिसिस क्या होता है? डेटा एनालिसिस इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। डेटा ऑर्गेनाइज हम क्या करते हैं?
इनको टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स और डायग्राम की शक्ल में बना देते हैं। लेकिन डेटा एनालिसिस जब करते हैं हम, तो प्रूव एंड डिसप्रूव हो जाती है एक हाइपोथेसिस। क्या चीज? एक हाइपोथेसिस को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए हम डेटा की जांच पड़ताल करते हैं, जो हमारे पास डाटा होता है उसमें। इट इज डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल मेथड्स, रेशियो, प्रोपोर्शन। स्टैटिकल को मैथमेटिकल मेथड्स को यूज किया जाता है किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखते हैं रेशियो क्या चीज है और प्रोपोर्शन क्या चीज है। व्हाट इज रेशियो या डिफाइन रेशियो? सॉरी, यहाँ पे मैंने राशन लिख दिया है, ये रेशियो ही है। व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, जब हम दो नंबर्स के दरमियान रिलेशन देखते हैं, ताल्लुक देखते हैं, जैसे कि ए का ताल्लुक है बी से, इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ quotient A over B. It is called the ratio of one number to other. बेसिकली रेशियो क्या है? एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ ताल्लुक। रेशियो में बी एक्सप्रेस बाय पुटिंग अ डिवीजन और कोलन मार्क बिटवीन टू नंबर्स। हम रेशियो को दो नंबर्स के दरमियान तकसीम डाल के या कोलन का निशान डाल के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको बयान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, द रेशियो बिटवीन 50 मलेरियन पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज 1.3। अगर इसको और इसको प्लस करें, हमारे पास 200 बन जाते हैं। तो हमने 200 में से 50 हमारे पास मलेरिया के पेशेंट आके, तो ये कैसे होगा? 200 बाई 50 या 1/3 ऐसे। Proportions mean join two equal ratios by the sign of equality. Proportions का क्या मतलब है? दो इक्वल रेशियोज को ज्वाइन करना बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी, बराबर का साइन डाल के इनको बराबर कर, दो रेशियोज को बराबर कर देना। फॉर एग्जांपल, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इज अ प्रोपोर्शन बिटवीन टू। यहाँ पे जो इक्वल का साइन है, ये प्रोपोर्शन है बिटवीन टू रेशियोज। एक वाली ये है और दूसरी ये है, इनके दरमियान ये क्या है? प्रोपोर्शन है। तब प्रोपोर्शंस में आल्सो बी एक्सप्रेस एज ए रेशियो बी proportion C ratio D. When three values in a proportion are known, जब हमारे पास तीन values known होगी, then fourth one can be calculated, और fourth one को हम calculate कर सकते हैं। कैसे? For example, मिसाल के तौर पर देखते हैं, a biologist can calculate how many birds will get malaria when he allows infected mosquito to bite 100 healthy sparrows. एक बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट करना चाहता है कि कितनी बर्ड्स को मलेरिया हुआ जब उसने अलाउ किया, इजाजत दी एक मॉस्किटो को 100 हेल्थी स्पैरो को काटने की। जब उसने सेहतमंद स्पैरोस को काटने की इजाजत दी, तो कितने जो बर्ड्स थे उनको मलेरिया हुआ। तो इसके लिए देखते हैं, उसने एक पीछे इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने 20 चिड़ियों को काटने का मौका दिया, जिसमें से 14 को मलेरिया हुआ। टोटल कितनी थी? 20। 14 का मलेरिया हो गया, और ये होगा 14 प्रोपोर्शन 20। नाउ ही यूज द प्रोपोर्शन रूल। देखें जी, फर्स्ट रेशियो में हमारे पास 14 रेशियो 20 है, क्योंकि उसने टोटल 20 को अलाउ किया था काटने को, और 14 उनमें से क्या होगी? इन्फेक्टेड होगी। सेकंड रेशियो में उसने 100 को अलाउ किया था, लेकिन उसे पता नहीं है। एक्स का मतलब ये है कि उसे पता ही नहीं है कि कितनी जो चिड़िया हैं उनको मलेरिया हुआ है। हाउ मेनी आउट ऑफ 100? प्रोपोर्शन ऐसे बन जाएगी, 100 रेशियो 14 रेशियो 20 प्रोपोर्शन x रेशियो 100। मतलब यहाँ पर फोर्थ वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं हमारे पास अगर 3 वैल्यू। देखते हैं जी, x रेशियो या ओवर 100 इज इक्वल टू 14 रेशियो या ओवर 20। मतलब 14 में से 20 और x में से 100, मतलब 100 में से कितनी, इज इक्वल टू x ज़रब 20। जब हम इनको क्रॉस करते हैं तो इनके दरमियान ज़रब, मतलब कोई भी अगर क्वांटिटी को हम बराबर के ऊपर ले जाते हैं, मतलब नीचे अगर ज़रब तकसीम हो रही है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये ज़रब खाना शुरू हो जाएगी। इन दोनों के केस में यही है। इज इक्वल टू 100
ज़रब 14। अब देखते हैं, हमारे पास x की वैल्यू मालूम करनी है, इसको हमने मालूम करना है। तो क्या करेंगे, x को बराबर की इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 और 20 दोनों बराबर के इस तरफ है। जब ज़रब खा रहे हैं तो बराबर के नीचे जाके ये एक दूसरे के साथ तकसीम होना शुरू हो जाएंगे। 100 तकसीम 20 या 100/20 या 100/20 ज़रब 14 इज इक्वल टू 70। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसका क्या मतलब हो गया कि इट्स मीन 70 आउट ऑफ 100 स्पैरो गेट मलेरिया। इसका क्या मतलब हो गया, 100 में से 70 जो स्पैरोस थी उनको मलेरिया हो गया। Statics there's a mean of summarizing data through the calculation of means value. This step is very important as it transfers raw data into information which can be used to summarize and report results. स्टैटिक का जो है ये मीन्स वैल्यू उसमें से निकाले जाते हैं, जैसे कि आपने अभी ऊपर निकाला है। मीन्स वैल्यू को कौन सी होती हैं, पहली और आखिरी। यहाँ पे मीन्स वैल्यू कौन सी हैं, ये वाली। अब स्टैटिक्स के रूल इसीलिए इस्तेमाल। अब कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। जो मैथमेटिक्स है वो इंटेग्रल पार्ट है, बहुत बेसिक पार्ट है किसका, साइंटिफिक प्रोसेस का। बायोलॉजी मैथड आल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। जो बायोलॉजिकल मेथड है ये यूज करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स को टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज यूज इंक्लूड जीन फाइंडिंग। मेजर जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं जिसमें हमें मैथमेटिक्स का नॉलेज यूज करना पड़ता है, उसमें जीन फाइंडिंग, हमें जीन फाइंड करना होता है। मिसाल के तौर पर कौन से क्रोमोसोम्स के कौन से हिस्से में जीन है, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना, डीएनए स्ट्रक्चर्स भी इसमें ड्रा कर दिया क्योंकि डीएनए भी एक प्रोटीन है। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन इंटरेक्शंस का क्या मतलब है, प्रोटीन और प्रोटीन के दरमियान जो ताल्लुक है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम मैथमेटिक्स को भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर को भी पढ़ते हैं और बायोलॉजी को भी पढ़ते हैं। रेफर टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। In next video lectures we solve following questions। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इन लेक्चर्स को सॉल्व करेंगे और आपके लिए भी ये लेक्चर्स एक सवाल निशान है। अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड टेकिंग मलेरिया एज एन एग्जांपल। ये बहुत इजी है। इफ अ टेस्ट शो दैट सम पीपल हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर एक टेस्ट शो करता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है बट डू नॉट शो एनी सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, लेकिन उनमें मलेरिया की कोई भी अलामत शो नहीं हो रही। व्हाट हाइपोथेसिस वुड यू फॉर्मुलेट टू आंसर द दिस क्वेश्चन प्रॉब्लम। आप इस प्रॉब्लम का हल करने के लिए क्या हाइपोथेसिस बनाएंगे। ये जरा टफ क्वेश्चन है, यही तो मेन क्वेश्चन है। हाउ द प्रिंसिपल ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आर यूजिंग इन अ बायोलॉजिकल मेथड। ये भी इजी है। दिस व्हाई मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, ये तो हम अभी पढ़ के आए, ये भी इजी है। बस एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिस थोड़ा सा आपके लिए टफ है।